हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपके जो प्रश्नावली है 10 वर्ड से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें कर ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके बहुत छोटे छोटे 4 चैप्टर आएंगे। अब देखो, एक तो 11वां है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, फिर 12वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, फिर है आपके सांख्यिकी, फिर है प्रायिकता। बहुत छोटे छोटे 4 चैप्टर मान के चलिए, कुछ भी नहीं है। जैसे सांख्यिकी में लैंग्वेज ज़्यादा है, लैंग्वेज करवाने के बाद एक एक क्वेश्चंस भी अगर मैं हर एक्सरसाइज का करवा दूंगा कि माध्य कैसे निकलता है, माध्य कैसे निकलता है, बहुलक कैसे निकलता है, मतलब सारे सवाल ऑलमोस्ट हो जाएंगे आपके। और प्रायिकता बिल्कुल छोटी सी है, 2-3 दिन की लैंग्वेज मान लो, और फिर क्वेश्चन करवाना कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं। और एक चैप्टर और बचेगा छठा, जो कोई बड़ा नहीं है, लेकिन हम आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। आराम से जो चीज़ें करेंगे बेहतरीन तरीके से करेंगे, जल्दबाजी में। ऐसा नहीं है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए छोड़ दें कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 11, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल। एक एक्सरसाइज है 11.1, जिसके अंदर टोटल 14 सवाल है और 2 उदाहरण है ना। तो शुरुआत होती है साहब क्षेत्रमिति से। ये जो भी चैप्टर आते हैं ना, क्षेत्रमिति कहलाते हैं। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? क्षेत्र, जिसके अंदर भी, जैसे एक बात बताता हूँ, जैसे त्रिभुज होता है ना, तो त्रिभुज 2 जगह जाता है। कैसे? एक तो क्षेत्रमिति के अंदर आता है, एक ज्यामिति के अंदर आता है। ज्यामिति में उसके अलग से गुणधर्म होते हैं और क्षेत्रमिति में उसके अलग से सूत्र होते हैं। इसका परिमाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, वो प्रकार वहां पर भी होते हैं। वहां ज्यामिति से रिलेटेड हम गुणधर्म प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, या हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो फर्क है थोड़ा सा, डिफरेंस, जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए साहब, इधर आपको क्या करना है क्या नहीं। क्षेत्रमिति साहब आपके 2 टाइप की होती है। क्षेत्रमिति जो होती है वो कितने टाइप की होती है आपके? 2 टाइप की। क्षेत्रमिति को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम नंबर 1 की बात करें, द्विविमीय यानी कि 2D, और एक हम पढ़ते हैं त्रिविमीय। आपके जो क्षेत्रमिति होती है वो 2 टाइप की होती है। आपने पढ़ा होगा 2D और 3D। और 2D और 3D कौन कौन से होते हैं, कौन से एग्जाम्पल होते हैं, सारे मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि 2D और 3D एक्चुअल हमें अगले चैप्टर में पढ़नी होती है, लेकिन जब क्षेत्रमिति की शुरुआत की जाती है ना, तो यहीं से होती है। तो यहाँ से मैं आपकी शुरुआत कर देता हूँ। पहली बात, 2D का मतलब होता है विमीय का मतलब, जैसे विमीय वर्ड लिखा है ना, विमीय का मतलब होता है कोई भी भुजा। जैसे 2D भुजा का मतलब ये हो गया जिसके अंदर 2 भुजाएं होगी। अब 2 भुजाएं कैसे? जैसे आप सपोज दैट एक आप अपने कमरे में बैठे हो, तो कमरे में लंबाई भी है, कमरे की चौड़ाई भी है, और कमरे की ऊंचाई भी है। तो ये इसकी 3 भुजाएं होगी, तो त्रिविमीय आकृति है। और कमरा घनाभ के आकार का हो सकता है या घन के आकार का हो सकता है, वो डिफरेंट करेगा उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी। दूसरी बात, आप अपने छत के ऊपर जाओ, तो छत के ऊपर लंबाई तो है छत की और चौड़ाई भी है, लेकिन ऊंचाई नहीं है ना। ऊंचाई तो आपको सीधा सीधे बादल नजर आएंगे, आकाश नजर आएगा, तो आकाश की ऊंचाई आप नाप नहीं सकते, तो हमें पता नहीं, तो वो आपकी 2D। ठीक है, तो 2D और 3D की मैं आपको डेफिनेशंस लिखवा देता हूँ, क्या होती है क्या नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा साहब, इधर ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिसमें जिसमें 2 भुजाएं, लंबाई तथा चौड़ाई हो। ऐसी आकृतियां जिसमें 2 भुजाएं, लंबाई और क्या हो, चौड़ाई हो। वैसे अगर हम त्रिविमीय की बात करेंगे, तो त्रिविमीय की आपको आ जाएगी कि ऐसी आकृतियां, ठीक है, ऐसी आकृतियां
जिसमें 3 भुजाएं लंबाई कोमा चौड़ाई तथा ऊंचाई हो। हमने सीधा ऐसा नहीं हुआ कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, मैं त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, वर्त सारे पढ़ा दूं, नहीं सर। हम एकदम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे। जब भी मैं चीज़ें करवाता हूँ एकदम धीरे धीरे वर्ड से शुरू करता हूँ और टॉप लेवल तक आपको लेके जाता हूँ। तो हमने पढ़ा कि ये जो भी क्षेत्रफल आते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन, ये जितनी भी क्षेत्रफलों की बात होती है ना, परिमाप की वगैरह की, वो आते हैं सब आपके क्षेत्रमिति के अंदर। और क्षेत्रमिति होती है 2 टाइप की, 2D और 3D, द्विविमीय एंड त्रिविमीय। द्विविमीय क्या, जिसमें 2 भुजाएं लंबाई और चौड़ाई। त्रिविमीय क्या, जिसके अंदर 3 भुजाएं हो, लंबाई चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई हो। आप कहेंगे सर जैसे, हाँ तो जैसे उदाहरण भी लिख लें, क्या दिक्कत है। जैसे हम बात कर लेते हैं त्रिभुज, हम बात कर लेते हैं चतुर्भुज की, ठीक है। त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। हम बात कर लेते हैं आपके बहुभुज की, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आपके वर्त की, हम बात कर लेते हैं आपके अर्धवर्त की। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तो हमने द्विविमीय त्रिभुज पढ़ा, तो त्रिभुज जैसे ही पढ़ते, त्रिभुज आपके जैसे विषमबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, इनके क्षेत्रफल होते हैं। चतुर्भुज जैसे ही लिखा, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, सारे आगे। बहुभुज के अंदर सारी चीजें आती है। बहुभुज क्या, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से गिरिबंध आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से गिरिबंध आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज क्या हो गया, त्रिभुज आ गया, चतुर्भुज हो गया। 5 वाले को पंचभुज लेंगे, जिसमें 6 भुजाएं होगी, षष्ठभुज बोला जाएगा। 7 भुजाओं वालों सप्तभुज बोला जाएगा। 8 भुजाओं वालों अष्टभुज बोला जाएगा। 9 भुजाओं वालों को नवभुज बोला जाएगा और 10 भुजाओं वालों को दशमभुज बोला जाएगा। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख दी, वैसे एग्जाम्पल यहाँ पर भी तो लिखने पड़ेंगे। तो बिल्कुल सब, तो यहाँ लिखते हैं साहब एग्जाम्पल। तो हम लिखेंगे जैसे। अब जैसे हम अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो पहली आकृति आती है हमारे पास घन। क्या होती है, घन। फिर हो गया घनाभ, और फिर हो जाएगा आपके बेलन, और बेलन के कोष्ठक में हम लिखेंगे ठोस तथा खोखला, दोनों ही हमें पढ़ना। फिर हम पढ़ेंगे आपका शंकु, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे गोला, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अर्धगोला। फिर हम पढ़ेंगे शंकु का चिन्हक। शंकु का चिन्ह। एक्चुअल में ये शुरुआत तो मुझे 12वें चैप्टर में करनी चाहिए थी, मैं तो हमेशा ये करता हूँ। बट जब क्षेत्रमिति शुरू होती है ना, तो यहाँ से शुरुआत कर दी ताकि आपके दिमाग में रहे कि भाई ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये क्षेत्रमिति एक्चुअल में आई कैसे, ठीक है। क्षेत्रमिति आपको ध्यान रखनी। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नोट में 2 पॉइंट आप याद रख लीजिए, तो ताकि आपका काम हो जाए। फिर मैं सारी चीज़ें एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें शुरू करता हूँ। एक बार मैंने बेसिक शुरू किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको 2 बातें याद रखनी। क्षेत्रफल की इकाई, मतलब हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके पीछे क्या लगाएंगे वो हमें याद रखना, ठीक है। और नंबर 2, एक हम पढ़ेंगे आयतन, आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो आयतन की इकाई, ताकि अभी आप याद कर लेंगे तो आगे चैप्टरों में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्षेत्रफल की इकाई और आयतन की इकाई आपको याद रखनी। तो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई, क्या लिखनी है साहब, वर्ग इकाई। और आयतन की इकाई होती है आपके
घन इकाई, घन इकाई। जैसे अगर सपोज दैट वर्ग इकाई कैसे, जैसे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो या मीटर स्क्वायर मान लो। घन इकाई कैसे, सेंटीमीटर क्यूब मान लो या मीटर क्यूब मान लो। ऐसे मतलब समझ आने के हिसाब से मैंने ये लिखा। कोई ज़रूरी नहीं सेंटीमीटर और मीटर या कभी किलोमीटर आ जाएगा तो किलोमीटर स्क्वायर या किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। आ गया, मिलीमीटर आ गया तो स्क्वायर या की घात 3 आ जाएगी। वो कोई दिक्कत नहीं। मेन मुद्दा ये है कि आपको क्या करना होता है, कभी त्रिज्या निकालनी है, कभी ऊंचाई निकालनी है, कभी परिमाप निकालना, कभी परिधि निकालनी, कभी क्षेत्रफल निकालना, कभी आयतन निकालना। तो बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं हमेशा साहब कि हम एक्चुअल में करें क्या साहब, कौन सी इकाई लगाएं। तो आप 2 याद रख लो, अगर क्षेत्रफल आया तो उस इकाई की घात 2 लगानी, आयतन आया तो उस जी इकाई की आपको घात 3 लगानी। बाकी आप चाहे कुछ भी निकालो, चाहे त्रिज्या निकालो, चाहे परिमाप निकालो, चाहे परिधि निकालो, कुछ भी XYZ आपको त्रिज्या वगैरह, ऊंचाई वगैरह, तीर एक ऊंचाई शंकु में कुछ भी निकालने के लिए बोले तो सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर ही रहेगा और मीटर की जगह मीटर रहेगा। जो भी इकाई होगी वो सेम टू सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो उम्मीद है ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्ग इकाई या घन इकाई, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। वर्ग इकाई का मतलब इकाई का वर्ग, घन इकाई का मतलब इकाई का घन, मतलब 3 घात। वर्ग इकाई का मतलब उस इकाई की 2 घात, घन इकाई का मतलब उस इकाई की 3 घात। सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ये सब आपको ध्यान रखना है। हमने बेसिक शुरू किया। मैं अगर ये बातें नहीं बताता ना तो काम कब के हो जाता। अब ध्यान दें, अब आपको सर इनके बारे में आप पढ़ाओगे कब। अगर मैं रियलिटी में बात करूँ ना, मैं अगर ये कुछ भी नहीं बताता तो भी आपकी प्रश्नावली हो जाती, लेकिन ज्ञान अधूरा रह जाता सर। मैं चाहता हूँ मेरे लाल और लालियों को बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स आए। वो किसी भी तरीके से जब चैप्टर पढ़ लेना तो उससे रिलेटेड उसके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहे। फ़र्क क्या पड़ जाएगा, 1 घंटे क्लास ज़्यादा आएगी। जो सिलेबस 10 दिनों में होना था चैप्टर, सपोज दैट वो 11 दिन में होगा। क्या फ़र्क पड़ गया भाई, कोई नया चीज़ें नहीं हुई। कम से कम चीज़ें सीख के तो जाओगे यहाँ जब आए हो, ठीक है। तो अभी मैं इनके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करूँगा। अगला चैप्टर जब शुरू करूँगा ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसको 3 भागों में मैं इंट्रोडक्शन बनाऊंगा। 2 भागों में, सॉरी 3 नहीं 2 भागों में। एक दिन मैं 2D आकृतियों के पूरे क्षेत्रफल बता दूंगा, जैसे वर्त और अर्धवर्त तो भी आ जाएंगे आज की क्लास में। तो फिर ये रहेंगे त्रिभुज और चतुर्भुज। त्रिभुज जैसे 4 त्रिभुजों के बारे में हम बात करेंगे, समकोण, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। चतुर्भुज आएंगे 5 के बारे में। कौन कौन सी, आयत हो गया, वर्ग हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज। इनके क्षेत्रफल, परिमाप वगैरह क्या होंगे, बढ़िया तरीके से डायग्राम बना के सारी चीज़ें समझें। क्योंकि परिभाषाएं इनके बारे में सबके बारे में लिखवा चुका हूँ। याद है ना आपको, कहाँ लिखवाई, प्रश्नावली याद करो, 7 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारी चीज़ें हम वहाँ कर चुके हैं, वहाँ लिखवाएंगे। और अगले चैप्टर फिर 3D तो वैसे भी आएगी, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। ये है सिलेबस। शंकु का चिन्हक नहीं तो भी हमने नाम लिखा था, इसके बारे में फॉर्मूला पढ़ेंगे। जैसे ठोस और खोखले बेलन के बारे में, गोला और अर्धगोला उनके भी गोलीय कोष होते हैं। जैसे इसके ऊपर भी अगर कोई आ जाए, कवर चढ़ा दिया जाए, तो वैसे सारे सूत्र हम बढ़िया तरीके से करेंगे। मस्त रही ये सारी चीज़ें, इनके बारे में जो सूत्र है ना वो सब के सब हम पढ़ लेंगे अगले चैप्टर में। अभी मैं वर्त और अर्धवर्त के बारे में आज की जो क्लास होगी ना वो एक्चुअल में इनको डेडिकेटेड है, वर्त और अर्धवर्त को। वर्त और अर्धवर्त के सूत्र लिखेंगे, फिर वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस भी करेंगे, कौन से कैसे पूछे जा सकते हैं आपको बढ़िया तरीके से। तो सारी चीज़ें, और मेरे हिसाब से वो लिखवाने की जरूरत नहीं कि अगर व्यास दे रखा हो त्रिज्या कैसे निकलती, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। शायद अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ, है ना। मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा नहीं लिखूँ तो भी चल सकता है। अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या r बराबर व्यास बटा में क्या होता है, 2 होता है। त्रिज्या r बराबर व्यास बटा क्या होता है, 2 होता है। तो शायद ये बात तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। पहले 10वें चैप्टर में सारी बातें बताई है, इतने बेहतरीन। और 10वां पहले क्यों करवाए, मैं 90 के बाद सीधा 11वां नहीं करवा सकता था। 10वां करवाने का रिलेशन यही है, मकसद यही था कि चैप्टर का नाम ही वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले वर्त के बारे में पता नहीं होगा ना, तो फिर क्षेत्रफल कैसे। अब चाप आएगा, त्रिज्या आएगी, जीवा आएगी, तो सारी चीज़ें मैं आपको पहले वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, मस्त रहिए आप लोग, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये है। और
कल से आपके लाइव क्लासेज आ रही है इंपॉर्टेंट सवालों के पहले चैप्टर से लेकर। ये तो सिलेबस चल ही रहा है, वैसे डेली क्लास आएगी आपके, और उनको भी आप लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलें। हमेशा बढ़िया तरीके से अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो भी कमज़ोर हैं उनको लेकर आएँ, उनसे आपके वन शॉट से, मतलब यहाँ पर अगर सपोज दिन मैं पढ़ा हूँ ना, तो एक एक चीज़ों के क्षेत्रफल वगैरह लिखवाने में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। वहाँ MCQ बना रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सारी चीज़ें हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है जी। तो क्या पता आपको क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के बारे में पता होना चाहिए। द्विविमीय और त्रिविमीय कुछ नोट के अंदर बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, और सॉरी, उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से। बीच में थोड़ी सी क्लासें नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई क्लासें बंद कर दी। निजी काम भी होते हैं साहब जीवन में, है ना, शादी वगैरह थी परिवार में, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गया। अब रेगुलर क्लास है, कोई कहीं किधर ही नहीं जाना, केवल और केवल आपके लिए और मेरे लिए मेहनत करनी, आप हैं हमें। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा आपको समस्या आएगी नहीं। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, और एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपके सामने लिख दी। और अगली स्लाइड में मैं आपको पढ़ाऊँगा पहले वर्त, फिर अर्धवर्त, और आज की क्लास को कर देंगे खत्म। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्त का तिर्यकखंड, वर्त का वर्तखंड, और घड़ी से रिलेटेड 2-3 पॉइंट होते हैं, उनको पढ़ेंगे और आपके पूरी भाषा कंप्लीट हो जाएगी। सिलेबस में तो आपके कल की क्लास का ज़्यादा है, वर्त अर्धवर्त भी बहुत कम है, उनसे रिलेटेड ज़्यादा वहाँ सवाल। ठीक है, तो भी हम तो करेंगे चीज़ें जो आ रखी है ना। मैं ये बिना बताए आगे बढ़ूँ ना तो मेरे मन को सुकून नहीं है सर, और मेरे मन को सुकून मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चे के पास जो चैप्टर शुरू किया उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पहुँचे सर। ठीक है, तो मैंने तो एकदम बेहतरीन तरीके से 0 लेवल से आपके शुरू किया, तो आप बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो सर। कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। ले लो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाऊंगा वर्त और अर्धवर्त, तो इनसे रिलेटेड इनके त्रिभुज चतुर्भुज के क्षेत्रफल हम अगली क्लास में, अगली मतलब अगले चैप्टर 12वें में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसमें पढ़ेंगे, और ये भी सारी चीज़ें उसमें पढ़नी। तो आज तो हमारा सवाल है वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ वर्त और अर्धवर्त के क्षेत्रफल। अभी देखो हमने कर लिया था 2D और 3D के बारे में डिस्कशन कि कौन सी 2D आकृतियाँ होती है, कौन सी 3D होती। तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड सूत्र वगैरह। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं आपके वर्त। तो वर्त से शुरुआत कर रहे हैं आपके, तो हमारी हेडिंग रहेगी वर्त। अब किन्हीं आकृतियों के परिमाप होते हैं, फिर क्षेत्रफल होते हैं, लेकिन वर्त का परिमाप नहीं होता। परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों दिशाओं में घूमना। अब चारों दिशाओं में घूमना का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये आपकी नोटबुक है ना, ये बड़ी, इसमें चारों तरफ घूमने का मतलब आपने यहाँ से स्टार्टिंग यहीं आना है, लेकिन चारों तरफ घूम के यहाँ, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पर आ गए। तो चारों बाउंड्री को नापना ही क्या कहलाता है, आपका परिमाप कहलाता है। लेकिन वर्त के ऊपर हम घूम नहीं सकते। अगर सर्कल यहाँ हाँ जमीन के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन ऐसे घूम नहीं सकते। तो वर्त का परिमाप नहीं होता, वर्त की होती परिधि, जिसको सर्क्यूमफ्रेंस बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम पहले बनाएंगे इसका डायग्राम। ये वर्त है और ये वर्त का केंद्र है, और ये वर्त का व्यास हो गया, ये हो गया। ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये वर्त की त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये भी वर्त की त्रिज्या है, लेकिन टोटल जो दूरी है ये वर्त का व्यास कहलाएगा, ये 2r हो गया। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये OA और OB बराबर है, और दोनों को r बोलेंगे, और ये जो r है ये कहलाएगी आपकी वर्त की त्रिज्या। क्या कहलाएगी, वर्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब वर्त की त्रिज्या अगर ये हो गई तो इससे रिलेटेड आपको सूत्र याद रखने। कौन से, पहला याद रखना है वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि को जो दर्शाते हैं ना वो C से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। तो एक तो वर्त की परिधि याद रखनी है आपको, और एक याद रखना है वर्त का क्षेत्रफल।
क्या याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल शॉर्टकट में हम ए लिखेंगे। तो इनके सूत्र क्या होते हैं ध्यान दीजिए साहब। वर्ग की परिधि होती है 2πr, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr²। अब अगर मैं कहूँ तो देखो ये डबल आर 2d है, 2r जो है वो व्यास कहलाता है, व्यास यानी डायमीटर d कहलाता है, तो 2r को मैं इसको d बोल दूँ, πd भी कहलाता है। इतना आपको जंजाल में फंसने की जरूरत नहीं, आप तो बेसिक सूत्र याद कर ले। आपको पाई की वैल्यू हमेशा ही पता है 22/7 लेनी होती है, और त्रिज्या आपको दे रखी होगी। अगर त्रिज्या नहीं दे रखी, व्यास दे रखा है, त्रिज्या नहीं दे रखी, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो हम त्रिज्या नहीं देकर व्यास देगा तो हम व्यास भी निकाल लेंगे, कोई हमें वहां से समस्या तो आएगी नहीं वैसे। तो साहब ये वर्त है आपका, ये क्या कहलाएगा आपका, वर्त कहलाएगा। अभी हम अर्धवर्त की भी बात ही करेंगे, यहाँ पर ही करेंगे हाथों हाथी, ताकि दोनों आपके कंपैरिजन में हो जाए। अर्धवर्त, ठीक है, जिसको सेमी सर्कल बोला जाता है। सेमी सर्कल, और ये हो गया आपका सर्कल। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई क्या जो मैंने आपको यहां तक बताई? अरे बोलो, क्या यहां तक सारी राम कहानी आपको पल्ले पड़ गई क्या पूरी? एक वर्त, वर्त की त्रिज्या, अब देखो आर जो होता है त्रिज्या होती है, ये कभी बेचारी वर्त की त्रिज्या हो जाती है, कभी अर्धवर्त की, कभी बेलन की, कभी शंकु की, कभी गोले की, कभी अर्धगोले, कभी शंकु की, छिन्नक की। ये त्रिज्याएं चेंज होती जा रही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो वर्त की त्रिज्या होगी, वर्त की परिधि 2πr और वर्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। चलिए सर, अच्छा नहीं बना भाई अर्धवर्त। अर्धवर्त और अर्धगोले में बच्चों को परेशानी रहती है, गोले में भी रहती है, लेकिन ये वर्त ऐसा ही होता है, ध्यान रखना। OA बराबर OB बराबर R। अब R यहाँ वर्त की त्रिज्या थी, तो यहाँ हो जाएगी अर्धवर्त की त्रिज्या। केवल और केवल इतना सा ही फर्क है सर, अर्धवर्त की त्रिज्या, वो इसके सूत्र। अर्धवर्त का परिमाप, परिमाप होता है अर्धवर्त का, भी बताऊं कैसे। और परिमाप को पेरीमीटर बोला जाता है, पी से लिखेंगे इसको। अर्धवर्त की परिधि सी बराबर अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो ए बराबर। तीन सूत्र होते हैं सब इसके। पहली बात तो मैं परिधि और क्षेत्रफल बता दूं। वर्त की परिधि होती है 2πr, तो अर्धवर्त की हो जाएगी πr, इसका आधा कर दो, 2 का भाग लगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो πr। वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसका आधा होगा तो πr²/2, πr²/2। और परिधि इसकी जो होती है ना, वो होती है साहब r2 + π। आपको सर ये कैसा है, इमेजिन करिए ये आपका अर्धवर्त है, और आप यहां खड़े हो,
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ है, ये आर है, ये आर है, और टोटल कितना है 2r। समझिएगा, परिधि का मतलब होता है जिस पॉइंट से शुरू किया घूम घुमा के उसी पॉइंट पे आ जाओ, उल्टी डायरेक्शन में नहीं आना। ऐसे नहीं यहाँ गए यहीं सीधा आगे नहीं। तो आपको अगर सपोज डेट यहाँ जाना है ना, यहाँ गए फिर घूम कर यहाँ आए, तो आप सपोज डेट चलना यहाँ से शुरू किया आपने, यहाँ तक गए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2r। तो आपने कितनी दूरी चली 2r। भाई यहाँ से यहाँ पहुँचे ना तो r + r 2r चल ली। लेकिन अब आपको यहाँ से सीधा यहाँ नहीं आना, आपको यहाँ से यहाँ आना। लेकिन इस पे तो आप चल नहीं सकते। अगर कोई ऐसा सर्कल बनाओ नीचे चल थोड़ी सकते हो, गिर जाओगे ना। इसका मतलब फिर ये जिसके ऊपर चला नहीं जाता है उसको परिधि बोला जाता है। तो इसकी परिधि कितनी होती है πr। इन दोनों को जोड़ दो, दोनों में r कॉमन आ रहा है, तो पीछे बच जाएगा 2 + π। फिर क्या हो जाएगा 2 + π आपका बच जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। और सूत्रों में हमेशा यही बोला जाता है कि साहब सूत्र जैसे भी लिखवाए जाते हैं वैसे के वैसे आपको क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। इसके अंदर सबकी भलाई होती है। जैसे के जैसे सूत्र आपको लिखवाए जा रहे हैं ना, वैसे के वैसे सूत्र आपको याद होने चाहिए। दूसरा कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास कि ये सूत्र क्यों है क्यों नहीं। तो वर्त की परिधि 2πr, वर्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवर्त का परिमाप r 2 + π, अर्धवर्त का क्षेत्रफल πr² बटा 2, अर्धवर्त की परिधि πr। बात खत्म। दैट्स ऑल। यही बातें, ज़्यादा ध्यान नहीं है आपको। ठीक है, अब नोट में आपको ध्यान रखना है। एक वर्त में 360 डिग्री का एक वर्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। बात खत्म। ये याद होना चाहिए। पूरा वर्त कितने डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री का। वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश, एक मिनट भाई, वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का कोण बनाता है। वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का कोण। सारी चीजें समझा दूं, चिंता मत करो। नंबर 3 इंपॉर्टेंट, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। मैं बातें बता देता हूं आपको। सपोज दैट ये वर्त है और ये वर्त का केंद्र है। वर्त है और वर्त का क्या है, केंद्र। एक वर्त में 360 डिग्री कोण बनता है। एक घड़ी 360 डिग्री कोण बनाती, गोल है जैसे भी है। वर्त पूरा घूमेगा 360 डिग्री बनाएगा। आगे लिखा है वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री कोण बनाता है। चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे, अगर सपोज दैट मैंने यहां से गुजार दिया, मैंने यहां से गुजार दिया, ऐसे गुजार दिया, तो वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री कोण बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये 360 डिग्री है और आपने इसके कितने भाग कर दिए, 4। तो 4 का भाग लगाते ही उत्तर आएगा साहब 90 डिग्री। कितना उत्तर आएगा, 90 डिग्री। ये तो बेसिक बात है, आपको ध्यान रखना। अगर सपोज दैट मैं इसके 10 भाग कर दूं, या जैसे सपोज दैट 6 भाग कर दूं, तो 360 मुझे 6 का भाग लगाना पड़ेगा। मतलब प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। ये तो सवालों में बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपको ध्यान रखना। मैं अगर बोल दूं कि 360 डिग्री है, मैंने इसके 8 भाग कर दी, तो 8 का भाग लगा दोगे तो प्रत्येक भाग कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। सीधा सिंपल सा है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यही है, ज़्यादा माथाफोड़ी वाला काम है नहीं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, 90 डिग्री कोण बन गया क्योंकि प्रत्येक कोण 90-90 दिखाई दे रहा है। अब बोला है वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। पहली बात तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। भाई ये तो पक्का है, वर्त का क्षेत्रफल क्या है, πr² होता है। और अब वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो चतुर्थांश कितने होते हैं, 1, 2, 3
और 4। तो इसमें 4 का क्या लगा दो साहब, भाग लगा दो। तो क्योंकि ये 4 भागों में बंट गया है, क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो वर्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में 4। पाई आर स्क्वायर बटा में क्या होगा 4, क्योंकि आपको ये क्षेत्रफल ध्यान रखना है, पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जितने भाग करते हैं उतने का भाग आपको लगाना, क्योंकि चतुर्थांश 4 होते हैं, 4 का भाग लगा दिया तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल आपके आ जाएगा। बोलो साहब, ये है साहब आपके सामने पूरी प्रक्रिया वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड एकदम बेहतरीन तरीके से। और जब भी मैं सूत्र लिखवाता हूँ क्लास में भी ये बोलता हूँ बेटा कि आपको याद करने, दूसरा कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास किसी भी तरीके का। मतलब याद करना है साहब तो करना है, किसी भी हालत में याद करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं। याद मतलब याद, कोई इसमें इधर उधर की बातें नहीं है, ध्यान रखना। तो ये है वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड। और कल की क्लास में हम करेंगे त्रिज्यखंड और वर्तखंड के बारे में, और फिर हमारी कल की क्लास इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। मैं इंट्रोडक्शन अगर कम करवाता, अगर क्लास ज़्यादा ले लूँ तो भी बच्चों को दिक्कत है, कम ले लूँ तो भी दिक्कत है, तो मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूँ और आपके फायदे की बात मैं कर रहा हूँ, चिंता मत करिए। ठीक है, ये सूत्र वगैरह आप याद कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार की आपको समस्या आएगी नहीं। बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से चित्र बनाओ, बढ़िया तरीके से सूत्र वगैरह लिखो, है ना। थोड़े से डायग्राम अच्छे बनाना, अर्धवर्त तो ठीक है ठीक बना, वर्त तो अच्छा ही बन गए। ये तो राजस्थान बोर्ड पूछा गया एक बार, वर्त का प्रत्येक चतुर्थांश कितने डिग्री का कोण बना था, खाली जगह में था। 2023 है या 22 का सवाल होना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं, लेकिन 22-23 में किसी एक साल में आया, शायद 23 में आना चाहिए था, 23 में आया शायद। कीजिए सब, इसको कीजिए फटाफट, सूत्रों को कर लोगे या है कोई समस्या किसी प्रकार की आपको कि सर ये बात तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ी हमारे, समझ में नहीं आई क्या बताया आपने, तो बोलो। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और आज की क्लास को कर रहे हैं खत्म सर, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो उम्मीद है वर्त और अर्धवर्त से रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आई। हमने बेसिक शुरू किया था, सूत्र आपको ये याद करने, वर्त के क्षेत्रफल हमने पढ़े, वर्त का परिधि क्या होती है, फिर हमने अर्धवर्त भी पढ़ा उसके हिसाब से। वहाँ पढ़ने के बाद अब वर्त में एक नई जो हेडिंग आती है, एक्चुअल में सिलेबस का जो हिस्सा होता है ना, अब वो क्वेश्चन है आपके वर्त का त्रिज्यखंड और वर्त का वर्तखंड। इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल इंट्रोडक्शन, जितना भी इंट्रोडक्शन आपके आएगा लेवल तक इंट्रोडक्शन हम लोग बढ़िया तरीके से कर लेंगे। और कल की क्लास में हम लोग एग्जाम्पल 2 है, पहला और दूसरा एग्जाम्पल करके 3 वीडियो के अंदर 11.1 को भी क्या कर लें, खत्म कर लें। तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 3-4 वीडियो की बात है, फिर नया चैप्टर आपके सामने देखने को मिलेगा। चलिए साहब आज की क्लास को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज हमारी सबसे पहले जो हेडिंग रहने वाली है वो है आपके वर्त का त्रिज्यखंड। क्या रहेगा आपके वर्त का त्रिज्यखंड। अभी वर्त का त्रिज्यखंड होता क्या है उसके बारे में परिभाषा भी पढ़ेंगे, सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको चित्र वगैरह समझना पड़ेगा कंप्लीट वगैरह। और वर्त का त्रिज्यखंड है तो वर्त के अंदर ही बनेगा, तो पहले हम लोग इसके अंदर वर्त बनाने की कोशिश करते हैं सब। ठीक है, तो ये वर्त है और ये वर्त का क्या है आपके के अंदर। 10वें चैप्टर में हमने जीवा और चाप के बारे में पढ़ा था। जीवा क्या होती है, वर्त पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच का भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। और वर्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो वर्त की जीवा कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पर 2 बिंदु लेंगे सब। एक हमने बिंदु ले लिया आपके यहाँ पर ए, और एक बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर बी। ठीक है, तो ये जो भाग बना है ना, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। और चाप कहलाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्या को यहाँ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाता है। तो ये आपकी त्रिज्या आर हो जाएगी और ये भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर। और दोनों त्रिज्याएं कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, इस कोण को हम लोग नाम देंगे थीटा। क्या नाम देंगे, थीटा। तो अब अगर आप बात करोगे तो कुछ इस प्रकार के जो शेप बना है,
एक पिज्जा में से कुछ आप जो बाइट निकालते हो, उससे जो प्रकार एक आता है अलग अलग हिस्सा करके, वो एक तिर्जे खंड का आकार होता है। मतलब वर्त की दो तिर्ज्यों और वर्त के चाप के बीच बना भाग क्या कहलाता है? वर्त का तिर्जे खंड। परिभाषा हम लिखेंगे बट आपको समझना है, ये तिर्जे खंड बना। तो तिर्जे खंड एक ये बना और एक ये बड़े वाला बना, तो दो तिर्जे खंड यहाँ बने। तो छोटे वाले को हम लोग माइनर बोलते हैं, यानी कि लघु बोलते हैं, और बड़े वाले को हम लोग मेजर बोलते हैं, इसका मतलब वो दीर्घ हो जाता है। तो हमारे पास ये जो तिर्जे खंड बना है ना, इसको हम लोग बोलेंगे लघु तिर्जे खंड। क्या बोलेंगे साहब? ये कौन सा तिर्जे खंड है आपका? लघु तिर्जे खंड। और ये जो ऊपर वाला बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ तिर्जे खंड। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अभी दीर्घ तिर्जे खंड एक कोण बना रहा है, अगर आप सोचेंगे ये दीर्घ तिर्जे खंड ये बड़ा कोण बना रहा है यहां से यहां तक। कोई बता सकता है लाल और लाली ये कितना बनेगा? एक बिंदु के चारों तरफ कोण बनता है 360 डिग्री का। अगर नीचे थीटा बन गया तो ऊपर वो बनेगा जो 360 में से माइनस करने पर आएगा। तो ऊपर वाला कोण बनेगा 360 माइनस थीटा। पूरा कोण 360 डिग्री घुमा इस बिंदु के चारों तरफ, तो नीचे वाला माइनस कर दिया तो ऊपर जो बच गया वो 360 डिग्री माइनस थीटा बच जाएगा। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की? मेरे को लगता नहीं किसी प्रकार की आपको समस्या आएगी। ठीक, तो ये आपको समझना तिर्जेखंड होता है। तिर्जेखंड की परिभाषा भी लिखवाता हूं मैं आपको बढ़िया तरीके से, एक एक चीज आपके सामने अभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो परिभाषा क्या होती है वो समझिए। आप लिखेंगे वर्त की दो तिर्ज्यां, वर्त की दो तिर्ज्यां तथा वर्त की दो तिर्ज्यां तथा वर्त के चाप के मध्य बना भाग, चाप के मध्य बना भाग या बीच बना भाग, चाप के मध्य बना भाग वर्त का तिर्जेखंड कहलाता है। वर्त का तिर्जेखंड कहलाता है। परिभाषाएं आपको इसीलिए ध्यान रखनी है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को यही पता नहीं होता कि अब सवाल में कोई चित्र बना के दे दिया कि ये वर्तखंड है या तिर्जेखंड है। सूत्र तो बाद की बात हो जाती, पहले तो कंफर्म करना सीखिए। चाप और तिर्ज्याएं मिलकर कुछ भाग बना रही, वो तिर्जेखंड बनेगा। हाँ, लघु दीर्घ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा है लघु हो जाएगा, बड़े वाला दीर्घ हो जाएगा। वर्तखंड कैसे बनेगा उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, पहले तिर्जेखंड से रिलेटेड सारी बातें हम लोग कर लेते। चलिए सब ये आपको ध्यान रखना। अब तिर्जेखंड में आपको कुछ सूत्र ध्यान रखने हैं, उस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका पहला सूत्र क्या होता है वो आप समझिए। आप लिखेंगे लेकिन क्या लोग आप थोड़ा ध्यान देना, इधर हर चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझते जाना होगा क्या इसके अंदर। तो पहला सूत्र हम लोग लिखेंगे तिर्जेखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखा है मैंने? तिर्जेखंड का क्षेत्रफल। अब आपको सर आपने लिखा तिर्जेखंड का क्षेत्रफल, तो हम क्या समझें, लघु समझे या दीर्घ समझे? जब तक आपको बोला जा रहा है तिर्जेखंड का क्षेत्रफल या आगे बोलेगा वर्तखंड का क्षेत्रफल, तब आपको हमेशा लघु ही समझना। छोटे वाले की बात वो कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? छोटे वाले की, बड़े वाले की बात नहीं कर रहा है। अगर उसको बड़े वाला पूछना होगा तो वो स्पष्ट कहेगा दीर्घ तिर्जेखंड का क्षेत्रफल निकालो। दीर्घ अगर पूछा जाएगा, दीर्घ नाम दे रखा होगा, बट अभी लघु आपसे नहीं पूछा, केवल तिर्जेखंड पूछा है, तो भी तिर्जेखंड का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एक सूत्र तो ये हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। सूत्र याद रखना आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान सबको पता होता है 22/7 होता है। आर त्रिज्या है, कुछ ना कुछ दे रखी होगी, थीटा भी आपको दे रखा होगा। गुणा भाग हम लोग करेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से, सारे उत्तर आपके पास आ जाएंगे। ये सूत्र आपको ध्यान रखना। नंबर एक सूत्र तो हमने कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं, ये नंबर एक सूत्र हो गया। नंबर दो की बात करते हैं, दीर्घ तिर्जेखंड का क्षेत्रफल। किसकी बात करते हैं? दीर्घ तिर्जेखंड का क्षेत्रफल।
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक तो ये होता है साहब पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका थीटा का हमारा 360, तो पाई आर स्क्वायर गुणा 360 माइनस थीटा बटा में कितना 360 डिग्री। 360 में से कुछ भी ऊपर वाला नीचे वाला कोण घटा ऊपर जो बचेगा, और वैसे दीर्घ वाला कोण बड़ा ही होगा। ये एक सूत्र ये होता है। एक सूत्र आपको और याद रखना है ना, या करके कुछ और चीजें याद रखनी है आपको। या अगर आप सोचो ये एक पूरा वर्त बना हुआ है, इसमें से आपने लघु त्रिज्यखंड का बाहर क्षेत्रफल निकाल दिया। सपोज दैट इसको यहां से और यहां से आपने पकड़ा, बाहर निकला, यहां से पकड़ा, बाहर निकला, यहां से पकड़ा, बाहर निकाला, तो ये हिस्सा बचेगा आपके पास ये बड़ा इतना, और ये बड़े बड़ा। इसका मतलब ओवरऑल वर्त के क्षेत्रफल में से ही अगर आपने माइनस कर दिया तो पीछे जो भी बचेगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाए। तो मेरे पास यहां से एक और बन सकता है कि मैं लिख सकता हूं वर्त का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर दूं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। भाई वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि अगर त्रिज्यखंड बोल रहा है तो उसका एक्चुअल में अल्टीमेट मतलब कितना है? लघु त्रिज्यखंड। क्या मतलब है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? लघु त्रिज्यखंड। और अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो ये एक सूत्र और होता है, दो सूत्र होते हैं, मैं सारे आपके सामने बता देता हूं। एक आपको ये सूत्र याद रखना, एक आपको ये याद रखना, और एक आपको ये याद रखना। ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे हमेशा। सूत्र कोई सा ही लगाओ, चाहे आप ये लगाएंगे आप ये लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्चुअल में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, ये 360 इधर गुणा हो गया 360 माइनस थीटा ही हो रहा है। ये सूत्र इससे ही बनाया गया। लेकिन हम तो सूत्र याद करेंगे जो 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, वो सीधा सिंपल सा कहता है साहब आपको सूत्र याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, किसी भी कंडीशंस में याद होने चाहिए। सूत्र याद है, सवालों में केवल वैल्यूज आपको पुट करनी। ये दो सूत्र आपको ध्यान रखना। और नंबर 3 भी इसके अंदर आपको याद रखना। नंबर 3 कौन सा याद रखेंगे? आप लिखेंगे वर्त के चाप की लंबाई, वर्त के चाप की लंबाई। वर्त के चाप की लंबाई को हम लोग लिखेंगे एल से, किससे लिखेंगे? कैपिटल एल से। और क्या होता है सूत्र? समझिए सर, सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। सूत्र याद रखना है 2 पाई आर थीटा बटा 360। मैं इस सूत्र को या करके कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं सर। कैसे? आप कहोगे सर इस सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। किस किस बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि आपने जो लिखा है वो एकदम करेक्ट है? पहले वाले का और दूसरे वाले का मतलब एक ही होता है। कैसे साहब? अरे ये 2 से काट दिया 360 को, 180 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 180 बार। तो ये हमने काट दिया इसको। देखो ध्यान से, मजा आया कि नहीं आया? सीधी सिंपल सी बात है। त्रिज्यखंड का मतलब वर्त की 2 त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। छोटे वाला लघु, बड़े वाला दीर्घ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, मुंह जबानी याद होना चाहिए। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360, या वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। फिर वर्त के चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360, लंबाई को एल से लिखा जाता है। या अगर 2 को मैं 360 से काटूं तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं पाई आर थीटा बटा 180। यह आपके सामने लिखा हुआ है, यह आपके सामने स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। और इसके अंदर आपको एक नोट के अंदर भी बात आपको ध्यान रखनी। क्या रखनी है साहब? आपको
नोट के अंदर एक बात ध्यान रखनी, मैं आपको बताऊंगा कभी सवाल करवाऊंगा तब। नोट में आपको ये रखना है, एक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल और होता है सर, एक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल आपके पास और होता है। मैं लिख देता हूं तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। एक हमेशा ध्यान रखना तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि तिर्यक खंड का क्षेत्र लघु की बात कर रहा हूं, हमेशा थीटा की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी कोई थीटा जरूरी भी नहीं होता है, उसकी जगह आपको सूत्र याद रखना है 1/2 गुणा L गुणा R। क्या याद रखना है आपको? 1/2 L गुणा R। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। L मतलब चाप की लंबाई, R मतलब त्रिज्या। तो ऐसे भी आपको सूत्र याद रखना है जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है सर। क्या रखना है? विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। इसमें एक पॉइंट आप स्टार लगा के और लिखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे? लघु तिर्यक खंड का कोण। क्या याद रखेंगे? लघु तिर्यक खंड का कोण। क्या याद रखेंगे? लघु तिर्यक खंड का कोण प्लस दीर्घ तिर्यक खंड का कोण। क्या याद रखेंगे? दीर्घ तिर्यक खंड का कोण बराबर होता है 360 डिग्री। बराबर में क्या होता है सर? 360 डिग्री होता है। इस सूत्र को आप लोग और याद रखें। क्या याद रखेंगे? इस सूत्र को आप विशेष तौर पर और ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस सूत्र की मदद से खूब सारा काम हो सकता है। कैसे? अगर सपोज देर किसी ने बोल दिया लघु तिर्यक खंड का कोण 100 डिग्री, कितना है? 100 डिग्री है, तो दीर्घ तिर्यक खंड का बताओ। तो आप ये कह रहे हो कि दोनों को जोड़ने पर 360 आना चाहिए, तो नीचे वाला 100 तो ऊपर वाला 260 हो गया। नीचे वाला 150 तो ऊपर वाला कितना? 210। नीचे वाला 160, ऊपर वाला 200 डिग्री। ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, क्योंकि लघु में छोटा बनता है, दीर्घ में क्या बनता है? बड़ा कोण बनता है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो साहब तिर्यक खंड से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ना, मैंने आपके सामने बढ़िया तरीके से जमा जमा के एक एक चीज को आपको लिख दिया। मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, परिभाषा याद, चित्र ध्यान होना चाहिए। जितने भी सूत्र लिख रखे हैं तीनों याद होने चाहिए। रात को 2 बजे भी उठा के पूछे ना आपसे, तो आपको याद होना चाहिए, मतलब याद होना ही चाहिए। तो ये सूत्र है, ये चित्र है, ये परिभाषा है, ये नोट के पॉइंट है। तिर्यक खंड का क्षेत्रफल 1/2 L गुणा R। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब वो चाप की लंबाई दे देता है, चाप की लंबाई से थीटा निकालना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसकी बजाय ये। और बाकी जो 1 शॉट चल रहा है उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो मैं सारे सूत्र जब आपको और पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से और क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो प्रत्येक लाल और लाली को तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। जो भी बातें मैंने आपके सामने लिखी, किसी प्रकार की समस्या हो तो बोलो। एक एक चीज को आपको बढ़िया तरीके से समझाए। ये सारी चीजें ये और ये एक ही बात है। ये सूत्र और ये सूत्र एक ही बात है। ये तिर्यक खंड का क्षेत्रफल इससे निकालो या इससे जब निकालोगे तो यहाँ तिर्य्या तो है लेकिन थीटा नहीं होगा। थीटा होगा ना, लेकिन यहाँ थीटा की जरूरत पड़ेगी नहीं। कोई चाप की लंबाई दे दे तो चाप की लंबाई में अगर आप घात करोगे तो पहले थीटा निकालने की जरूरत नहीं, लंबा प्रोसेस हो जाता है। MCQ के अंदर सीधा ये सूत्र लगा के आना। और ये जो सूत्र होता है ना, एक्चुअल में इस सूत्र को अगर हम लोग बात करें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, तिर्यक खंड के क्षेत्रफल A कोमा चाप की लंबाई L तथा वर्त की त्रिज्या R में क्या है? ये आपका संबंध है। क्या कहलाएगा? ये आपका एक संबंध कहलाएगा। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई संबंध भी पूछ ले कि तिर्यक खंड के क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और वर्त की त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 L गुणा R। 1/2 LR भी बोला जाता है इसको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ और बढ़िया तरीके से आपको चीजें करनी, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं। अगली स्लाइड में मुझे केवल और केवल वर्त का वर्तखंड पढ़ाना, भाषा फिनिश। वर्त का वर्तखंड तो और ही ज्यादा सिंपल होता है। वो जीवा और त्रिज्याओं के बीच में जीवा और चाप के बीच में बनता है। ये दो त्रिज्याओं और जीवा के बीच का चाप के बीच का जो भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है? वर्त का तिर्यक खंड, जिसको सेक्टर भी बोला जाता है। ध्यान रखना। तो जितनी बातें इसके बारे में हो सकती है ना, जो NCERT के अंदर भी नहीं है, उससे ज्यादा मैंने आपको डिटेल से पूरा समझा दी। एक एक चीज को आप याद करेंगे,
कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चंस में, वो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो सवाल तो बड़े सिंपल से ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है वहाँ पर। ठीक है, कर सकते हो आप लोग बढ़िया तरीके से। और नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो। और लघु तिर्यखंड का कोण और दीर्घ तिर्यखंड के कोण को जोड़ने पर हमेशा 360 आएगा। इन तीनों दोनों का योग, इसका कोण और इसका कोण, आप इनको जोड़ के देख लो, प्लस का थीटा माइनस का थीटा कैंसिल होगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन समझने का ये प्रयास करें कि अगर ये 100 डिग्री है तो ये 260 होगा, जितना ये होगा उसको ऊपर वाले में से माइनस कर दें अपने आप ऊपर, और ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा क्योंकि बड़ा कोण बना नहीं है तो, और ये छोटा बना। एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो बढ़िया तरीके से। नोट में दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये इन तीनों के अंदर एक संबंध होता है जो आपको ध्यान रखना। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या होगी नहीं। अगली स्लाइड में आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है वर्त का वर्तखंड, फिर घड़ी से रिलेटेड 2 बातें बतानी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती, वो बताने के बाद पूरा काम हो जाएगा आपके पूरा। तो बढ़िया तरीके से इसको करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं वर्त का वर्तखंड। अब देखो पढ़ते हैं वर्त का वर्तखंड। वर्त के तिर्यखंड से रिलेटेड सारी बातें आपको ध्यान रखनी। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्त का वर्तखंड। और वर्त का वर्तखंड आपके इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट आपके हेडिंग है वर्त का वर्तखंड। तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज को देखना और बढ़िया तरीके से चीजों को समझना। ठीक है साहब, तो करते हैं शुरू इसको। परिभाषा बाद में लिखूंगा, पहले चित्र समझाना, चित्र से हम लोग परिभाषाएं ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, ये आपका वर्त है और ये वर्त का क्या है आपके केंद्र, वर्त का क्या है आपके केंद्र है। और वर्त पर स्थित 2 बिंदु है सपोज दैट, एक तो ए बिंदु है और एक कौन सा बिंदु है आपके पास बी, ये आपको ध्यान रखना। अब सपोज दैट अगर मैं दोनों त्रिज्याओं को मिला दूं, जैसे सपोज दैट मैंने इसको मिला दिया यहाँ पर, फिर मैंने मिला दी इस, क्योंकि ये त्रिज्या आर है और ये भी त्रिज्या आर है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा इस कोण को भी हम लोग नाम दे देते हैं, और ये कोण है साहब थीटा। कौन सा कोण है आपके पास, थीटा। क्या यहाँ तक आप लोग समझ गए मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा था, जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ तक आपके क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन साहब आपको सर वो तो सेम ही हो गया ना, यही 2 वर्त की त्रिज्याएं बन रही है, वापस चाप बन रहा है, और ये तो वर्तखंड कहाँ हुआ, त्रिज्यखंड हो गया ना। तो साहब यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे, यहाँ हम लोग चाप नहीं बना के अगर हम लोग इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो अब हमारे पास एक ऐसी चीज बनी है जो आपके सामने दिखाई देगी, ये वाली जो चीज बनी है ना, ये जो बना आपके सामने, ये वर्तखंड कहलाएगा। इसका मतलब वर्तखंड में त्रिज्या का कोई रोल नहीं, वो तो दे रखी होगी त्रिज्या, तो वैसे भी पहले से कोण भी बनेगा। त्रिज्यखंड क्या बना था, वर्त की 2 जीवाओं और चाप के बीच बना भाग क्या कहलाता था आपका, त्रिज्यखंड। लेकिन वर्त की जीवा और वर्त के चाप के बीच जो भाग बनता है उसको क्या बोला जाता है, वर्तखंड बोला जाता है। वही 2 बातें हैं, अगर ये छोटा बन रहा है, ये बड़ा, ये क्या बन रहा है आपके छोटे वाला, 1 मिनट रुकना साहब। ठीक है, ये अगर छोटे वाले ये 2 बन रहे हैं तो आपको इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये जो छोटे वाला ये जो पॉइंट बना है, ये वाला, ये आपका कहलाएगा लघु वर्तखंड। क्या कहलाएगा साहब, लघु वर्तखंड। क्या कहलाएगा, लघु वर्तखंड। और ये जो ऊपर बनेगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ वर्तखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ वर्तखंड। और दीर्घ वर्तखंड में भी एक कोण बन रहा है वापिस ये वाला, तो ये वापिस कितना बनेगा आपके पास, 360 डिग्री माइनस में क्या बनेगा, थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। और परिभाषा स्पष्ट तौर पर आ जाएगी, वर्त की जीवा, क्या लिखोगे आप लोग, वर्त की जीवा तथा वर्त की जीवा तथा वर्त के चाप के बीच, वर्त के चाप के बीच बना भाग, बीच बना भाग वर्त का वर्तखंड कहलाता है। वर्त का क्या कहलाता है, वर्तखंड कहलाता है। वर्त का क्या कहलाता है आपके, वर्तखंड कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है
एक जीवा, क्योंकि वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाता है। ये मैंने 10वें चैप्टर को इसीलिए पहले पढ़ाया था। पढ़ाने में इसको पहले पढ़ा था, वर्त बाद में पढ़ा दे सकता हूँ ज्यामिति को, बट लेकिन नहीं, इस चैप्टर की वजह से वर्त को पहले पढ़ाना होता है, क्योंकि चीजें फिर समझ में नहीं आती। मैं जीवा लिखूंगा, चाप लिखूंगा, आप इधर उधर देखोगे सर चल क्या है, तो फिर इस बातें समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये हो गया। अब यहां से भी वही बातें आपको ध्यान रखनी। इसके भी दो सूत्र हैं। नंबर 1 सूत्र याद रखना इसके, एक आपको रखना है वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब जब वर्तखंड बोला तो आपको लघु ही समझना है। पहला सूत्र हो जाएगा वर्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका दूसरा सूत्र हो जाएगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या सूत्र हो जाएगा आपके पास? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है सर। तो सूत्र क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। सूत्र एक अच्छा सूत्र आपको याद रखना है। वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है साहब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है सर। वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। वही बात, अगर इस पूरे बड़े वाले वर्त में से लघु वर्तखंड को मैं माइनस कर दूं या मैं यहां से हटा देता हूं तो पीछे क्या बचेगा? दीर्घ वर्तखंड बचेगा। वही उसका क्या होगा? आपके क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगला सूत्र जो हो जाएगा दीर्घ का, वो हो जाएगा साहब आपके वर्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ साहब, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र आपको ध्यान रखना। दो सूत्र आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। एक तो आपको लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल जो ये होता है आपके सामने लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर, एक आपको ये सूत्र याद रखना, वर्त के क्षेत्रफल में से ये सूत्र आपको माइनस करना है। सूत्रों को ज़्यादा समझेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग पूरी प्रश्नावली के अंदर, उनका जब हम क्लियरिफिकेशन कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वहाँ आएगी नहीं। मैक्सिमम सवाल त्रिज्यखंड के हैं, वर्तखंड के कम है, पर वर्तखंड के जहाँ आएंगे तो इन दोनों सूत्रों को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। तो ये वर्तखंड से रिलेटेड जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। अब नोट के अंदर कुछ बातें बता देता हूँ आपको, वो आप इस तौर पर ध्यान रखें। जैसे लिखा था कि लघु वर्तखंड, जैसे वहां लिखा था लघु त्रिज्यखंड का कोण प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, उनका योग 360 आया था। वैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है कि आपको नोट में पहला पॉइंट ध्यान रखना है, लघु वर्तखंड का कोण। क्या याद रखेंगे आप लोग? लघु वर्तखंड का कोण, लघु वर्तखंड का कोण प्लस दीर्घ वर्तखंड का कोण, दीर्घ वर्तखंड का कोण बराबर होता है आपके पास 360 डिग्री। तो वैसे ही कोई लघु का देखे दीर्घ का पूछ ले, दीर्घ का देख के लघु का पूछ ले, 360 में से माइनस कर देना, उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से। दूसरा कुछ पॉइंट ये आपको ध्यान रखने हैं इंपॉर्टेंट। आप लिखोगे घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती। ये आप लोग याद रखेंगे, इसका सिद्ध करना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 3 नंबर पॉइंट, घड़ी की घंटे वाली सुई, घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती। 1/2 डिग्री का क्या बनाती है? आपके पास कोण बनाती है। इन दोनों पॉइंट को आप विशेष तौर पर याद रखेंगे सर।
इन दोनों पॉइंट को आप विशेष तौर पर क्या रखेंगे, याद रखेंगे। किसी भी हालत में ये याद होने चाहिए, मतलब आपको याद होने ही चाहिए। आप इसमें कोई बहाना नहीं करेंगे कि आपको जो बोर्ड पे लिखा गया वो याद नहीं। एक बार बढ़िया तरीके से देख लो, एकदम साफ सुथरे अक्षरों में सारी बातें मैंने लिख दी। ठीक है, तो मैं यहाँ हाईलाइट भी कर देता हूँ 2 बातें। मिनट वाली सुई, देखो अगर घड़ी में मिनट से मिनट में जा रखा है तब तो 6 डिग्री का कोण बनेगा, और अगर घड़ी में घंटे से किधर की तरफ जा रखा है, मिनट की तरफ, तो आपको आधे डिग्री का कोण बनाना। कितने डिग्री कोण बनाना, आधे डिग्री का। जैसे अब सपोज दैट घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 30 डिग्री का। अरे 6 गुणा 5, 1 मिनट में 6 का बनाएगी, 5 मिनट में घूम घुमा के 30 डिग्री बनाएगी। 10 मिनट में कितना बनाएगी, 10 गुणा 6 डिग्री, 60 डिग्री बना लेगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चंस के अंदर ये काम आती है। छोटे क्वेश्चंस भी याद रखें। अब छोटे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें एनसीईआरटी का जितना निचोड़ हो सकता है उतना हमने निकालने की कोशिश की। अब छोटे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वो हम लोग जब हमारे 1 शॉट चल रहे हैं, 7वां चैप्टर हो गया, कल हम 8वां शुरू कर रहे हैं, फिर 9वां होगा, फिर 10वां होगा, और फिर 11वां होगा। अब वहाँ 1 शॉट करवाने से पहले पहले मैं आपको सिलेबस करवाता रहूँगा। जैसे जैसे यहाँ सिलेबस होगा वैसे वैसे वहाँ 1 शॉट आता रहेगा। आयरा बढ़िया तरीके से 1 शॉट में हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। वहाँ 1 शॉट में आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे ना, वो और लाजवाब तरीके से क्लियर हो जाएंगे। बच्चों के मेंसुरेशन में इतने डाउट रहते हैं, सर मेंसुरेशन समझ में नहीं आती, ये क्षेत्रमिति चल कैसे रही। आप पार्ट नंबर 1 और ये पार्ट नंबर 2 आप इन दोनों को देख लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। उसी प्रकार से हम लोग 12वें चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्र आयतन, चाहे कितनी बातें हैं कितनी नहीं मुझे पता नहीं, मैं सारी आपको पढ़ाऊंगा। घन, घना, बेलन, शंकु, शंकु का छिनक वगैरह क्या हो सकता है, सारी बातें। क्या पता कोई 1 नंबर का छोटा सा कोई सूत्र ही आपसे पूछ रहे सीधा डायरेक्ट, तो बिल्कुल भी रिस्क हम ले नहीं सकते। हम लोग सारी चीज़ें कवरअप करके चलें। छोटे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मैं भरमार लेके आऊँगा छोटे क्वेश्चंस। कल 1 शॉट है टिग्नोमेट्री का, तो टिग्नोमेट्री को बढ़िया तरीके से आप लोग कवरअप करना। ये सब जितनी बातें मैंने आपके सामने लिखी है ना, पहले वाली स्लाइड में प्लस इस वाली स्लाइड में, आपको किसी भी कंडीशंस में याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्तखंड का मतलब ये लघु की बात चल रही है, ध्यान रखना ना। जैसे वहां मैंने लिख दिया था ये वर्तखंड है, तो ये लघु वर्तखंड है। वर्तखंड का मतलब सीधा सिंपल सा बात है, वो लघु वर्तखंड की बात कर रहा है। दीर्घ के लिए वो स्पेशल अलग से नाम दे देगा, चिंता मत करो आप लोग। दीर्घ के लिए आपको अलग से नाम दे देगा, कोई समस्या है नहीं। और ये याद रखना, लघु वर्तखंड का कोण प्लस दीर्घ वर्तखंड का कोण बराबर 360 होता है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। इन बातों को मैं जब क्वेश्चंस करूँ और बढ़िया तरीके से बता दूंगा, बट अभी के लिए आपको इनको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको इनको सिद्ध कराना जरूरी नहीं, इनको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्तखंड से रिलेटेड चित्र है आपके सामने, परिभाषा है, दोनों सूत्र हैं, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक जगह 3 नंबर मैं आपको लगा के बता देता हूँ, 4 नंबर एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा ज़्यादा आ रखा है। तो एक सवाल के अंदर आएगा साइन 120 डिग्री, कितना आएगा साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी, क्योंकि मैं उदाहरण नंबर 2 करवाऊंगा कल की क्लास में, तो फिर वहाँ आप कन्फ्यूज हो गए कि ये वैल्यू आ गई कैसे। एक याद कर लेना जो आपके काम आएगी, साइन 120 डिग्री √3/2 होता है। जितना साइन 60 का मान होता है, ये तो पता है ना, त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर आपके भाई ने आपको बढ़िया तरीके से समझाया था। इसी हिसाब से √3/2 हो जाएगा। तो ये है आपके सामने पूरा इंट्रोडक्शन वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। इससे शानदार रिवीजन नहीं हो सकता आपका, गारंटी है मेरी। और जो भाषा मैंने पढ़ाई है ना, पढ़ाने के लिए हिम्मत चाहिए भाई, एक एक चीज़ बताने के लिए। अभी 12वां चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद फिर 13वां सांख्यिकी देखना, किस हिसाब से आपको लेवल तक लेके जाऊंगा, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। ओके सर, तो ये आपके सामने है जो आपको बातें ध्यान रखनी है, बढ़िया तरीके से आप लोग करेंगे और बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को समझेंगे। और उम्मीद है जो बातें मैंने आपको पढ़ाई है, एक एक चीज़ आपके समझ में आई होगी। शॉट देखते रहो, 1 शॉट के साथ साथ इस महीने के एंडिंग तक आपका पूरा रिवीजन भी हो रहा है 1 शॉट से, प्लस ये भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो जितना सपोर्ट करना उतना सपोर्ट करिए, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तरीके से हम चीज़ों को कवरअप करेंगे, मस्त रहिए आप लोग। भरोसा किया आप लोगों ने राघव पाठशाला के ऊपर, तो हम उस भरोसे के ऊपर खरा उतरेंगे, ये पक्की बात है। कोई बीच में साथ वगैरह छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं 2 दिन काम कर लिया, 1 शॉट रेगुलर आ रहे। 14 दिनों में 7 चैप्टर हमने खत्म किए, पर चैप्टर को 2 दिनों के अंदर, इतना शानदार तरीके से। और आने वाले आगे 10 दिनों में मैं कचरा नहीं कर रहा हूँ मैं कलेक्टर को, लेकिन मैं करवाऊंगा 3 भागों में, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे लाल और लालियों के कोई प्रकार का नंबर कटे। 3 लगो, लेकिन ऐसी चीज़ हो जानी चाहिए जिससे प्रैक्टिस होनी चाहिए।
बड़े वाले क्वेश्चंस तो वैसे भी सबको पता किताब में से आएंगे, छोटे वाले जो एमसीक्यू, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक जो प्रश्न आ रहे हैं छोटे वाले, वो क्वेश्चंस गड़बड़ करते हैं। वो आते आपको हैं बट उस समय याद नहीं आता उस एग्जाम हॉल के अंदर कि आपको समझ में नहीं आता करना क्या, आप भूल जाते हो अरे सर ऐसा था, फिर घर आते हो चेक करते हो मैं बता दूंगा ऐसा करना, तो फिर कहते हो अरे ये तो मुझे भी आ रहा था। लेकिन उस समय दिमाग चलाने के लिए ये वन शॉट देखना बहुत जरूरी। ठीक है साहब, तो ये वीडियो अभी देखें, शाम को आपके हमेशा लाइव क्लास आती है, हिसाब से कुछ भी बाहर जाता नहीं। ठीक है साहब, तो ये आपके सामने पूरी भाषा है वर्त के तिर्जे खंड और वर्त के वर्तखंड से रिलेटेड, जो आपको ध्यान रखनी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये हमने 2D आकृतियां पढ़ ली, 3D आकृतियां हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं उसके अंदर। सारी बातें जितनी हो सकती, चाहे उसमें वो आपके क्षेत्र त्रिभुज के है या नहीं है, तो भी मैं आपको पढ़ा दूँ। मुझे सिलेबस बढ़िया तरीके से आपको करवाना, क्षेत्रफल में भले उसमें 2-3 लेक्चर बड़े बड़े बन जाए, लेकिन बढ़िया तरीके से आपको त्रिभुजों के, चतुर्भुजों के, घन, घना, बेलन, आयतन, जितनी चीज़ें हो सकती है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सारा आपको प्रैक्टिकल करके घन, घनाप दिखाकर आपको सारी बातें बताएं। ठीक है साहब, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। जो बातें आपको बताई गई उनको बढ़िया तरीके से याद करना। ये एक वर्ड आप याद कर लेंगे, साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है सर, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। कल मिलते हैं इस प्रश्न, उसको मैं इतना सिंपल वे में करवाऊंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एकदम शानदार तरीके से करवा के सेम टू सेम एनसीईआरटी के उत्तर मैच करवाऊंगा। आपको लगेगा कि सर जन्नत मिल गई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर वर्ग इकाई होती, आयतन की इकाई वर्ग घन इकाई होती। ये मैंने तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए जिसने। थैंक यू।